Very good morning to all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning Garden. I am Dr. Manju. आज की इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाटर साइकिल। सबसे पहले हम समझेंगे कि वाटर साइकिल है क्या। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है अर्थ सरफेस से और एटमॉस्फेयर के बीच में सर्कुलेट करता रहता है। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अर्थ के 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो ये जो वाटर है ये एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाता है, तो गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। या जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। वाटर वेपर हमें पता है गैसियस फॉर्म में है। अब ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होके क्लाउड्स बनाते हैं, और उसके बाद क्लाउड्स से जो है ना बारिश मिलती है। और क्लाउड्स समटाइम ऐसा मतलब इतना कोल्ड हो जाता है, इतना कूल रहते हैं ये आपके वाटर वेपर्स। ज्यादा कूल होने के बाद ये जो आपके जो वाटर वेपर्स हैं दे कम ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हेल एंड स्नो। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर से बारिश से आपका जो वाटर है दैट कम ऑन द अर्थ सरफेस, अगेन ये आपका प्रोसेस होगा ट्रांसपिरेशन इवापोरेशन, फिर से एटमॉस्फेयर में जाएंगे, फिर से बारिश होगी। तो ये साइकिल जो है आपका चलता रहता है। तो इसी साइकिल को बोलते हैं वाटर साइकिल। अब सबसे पहले हम समझेंगे इसको डिटेल में कि जो डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर है कि वाटर जो है ना जैसे अर्थ सरफेस से डिसअपियर कैसे होता है। कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लो कहीं पे पानी गिर जाता है, कहीं पे फर्श पे पानी गिर जाता है, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो पानी सूख गया। या फिर जैसे बारिश आती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे कहीं कहीं पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद वो पानी कहाँ चला जाता है? तो ये हो जाता है डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, इवापोरेशन। इवापोरेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। मतलब वाटर जो लिक्विड स्टेट में था ना वो इवापोरेट होके गैसियस स्टेट में चला गया। और गैस हमें दिखाई नहीं देती, गैस हमें दिखाई देती नहीं है। तो जो लिक्विड वाटर हमें दिखाई देता है वो गैस में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमें लगता है कि ये पानी डिसअपियर हो गया। तो इसमें यहाँ पे जो डिसअपियरिंग ट्रिक है वो दो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इवापोरेशन। इवापोरेशन देखिए, कभी आपने अगर ऐसा किया हो, ये मान लो किसी गैस स्टोव पे आपका पानी रखा है, पतीले में पानी आपने रखा है। जब उसको वो गर्म हम उसको करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से भाप आपको दिखाई देंगे। और अगर आप उसको ज्यादा देर तक गर्म करोगे तो आप देखोगे कि आपके पतीले में जितना पानी था वो सारा उड़ गया। ये जो पानी का उड़ जाना बाई हीटिंग, इसी को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो यहाँ पे आपका जो लिक्विड वाटर था वो किस में चला गया? वो वाटर वेपर में चला गया। तो यहाँ पे जो अर्थ सरफेस पे हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लो ये आपका रेन वाटर आया, या आपने एक गिलास पानी गिरा दिया फर्श के सरफेस पे, तो यहाँ पे ये कुछ टाइम के बाद ये पानी सूख जाता है। ये सूख जाता है तो ये पानी कैसे सूख गया? ये सूख जाता है इवापोरेशन प्रोसेस से। यहाँ पे जो आपका लिक्विड वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, किससे? बाय सनलाइट। क्योंकि यहाँ पे जो फर्श है उस पे हमने उसको हीट नहीं सप्लाई करी, यहाँ पे हीट उसको कहाँ से मिली? सनलाइट से मिली। यहाँ पे हीट कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट में भी तो गर्मी होती है। तो सनलाइट से जो हीट मिली उससे आपका जो लिक्विड वेपर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर वेपर में मतलब गैसियस फॉर्म में, जो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जितने भी आपके ओपन सरफेसेस होते हैं, भले वो आपका ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, जो भी आपके मतलब फील्ड्स वगैरह, जहां भी आपका पानी होगा वहां पे जो ओपन सरफेस पे जो भी आपका वाटर है वहां से इवापोरेशन होता रहता है। और ये इवापोरेशन किससे होगा? सनलाइट से होगा। या तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं वो कंटिन्यूअसली आपके एटमॉस्फेयर में ऐड होते रहते हैं। बट जो इवापोरेशन ऑफ वाटर है ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मतलब जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि नदी का पानी आपका दिन भर में इवापोरेट हो जाएगा। या फिर सपोज जैसे आपने एक बकेट ली, उसको पानी से पूरा भर दिया और उसको धूप में रख दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शाम तक जो है ना आपकी बकेट खाली हो गई है। बिकॉज इवापोरेशन जो है एक स्लो प्रोसेस है, बट उसमें से कुछ पानी जो है इवापोरेट होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपने मान लो एक डिब्बा पानी फर्श पे गिरा दिया, और अगर वहां पे सनलाइट डायरेक्ट आ रही है तो वो कुछ ही टाइम में
आपका जो है पानी इवापोरेट हो जाएगा, आपको नहीं दिखाई देगा। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इवापोरेशन कैसे होता है और इवापोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। अब जो नेक्स्ट डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर है दैट इज ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन की बात करें तो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, क्लास 6 चैप्टर 7 में, कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, तो प्लांट्स इस वाटर को यूज करेंगे टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ द वाटर इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, वाटर का जो रिमेनिंग पार्ट प्लांट के पास रह जाता है, उसको रिलीज कर देते हैं इनटू द एयर। और वो किस फॉर्म में रिलीज करेंगे, दे रिलीज द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करती हैं। उसके बाद ये जो हमने देखा है कि जो पानी है ना, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है प्लांट के अंदर। लेकिन अगर नॉर्मली तुम देखोगे तो कहीं मोटर जब आप लगाओगे तब जो है ना आपका पानी नीचे से ऊपर जाता है। तो प्लांट में ये काम कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से आपका पानी जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी होगी, तो डेफिशिएंसी होगी तो एक सक्शन पंप बन जाता है, सक्शन प्रेशर से ये जो है ना आपका वाटर अपवर्ड मूव करता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है कि प्लांट्स के द्वारा वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो रिलीज करते हैं, ये लीव्स के थ्रू, इसमें जो स्टेमेटल ओपनिंग होती है उनके थ्रू प्लांट्स जो है वाटर को रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एक फास्ट प्रोसेस है। ऐसा कैलकुलेट किया गया है कि अगर हम उन इतने प्लांट्स देखें कि जितने प्लांट्स हमें 1 kg गेहूं देते हैं, द प्लांट्स दैट गिव अस 1 kg ऑफ wheat, they release around 500 liter of water by the process of transpiration। मतलब 500 liter of water released by the process of transpiration by the number of plant that give us 1 kg wheat। तो अब आप सोच सकते हो कि कितनी लार्ज स्केल पे वर्ल्ड वाइड या दुनिया भर में गेहूं का प्रोडक्शन होता है। तो 1 किलो गेहूं के प्रोडक्शन के लिए जितने प्लांट्स चाहिए वो 500 लीटर वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो कितना मतलब वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता होगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, फॉरेस्ट, तो बहुत सारा। तो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इज ए फास्ट प्रोसेस। तो यहाँ तक हमने समझा इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इनसे क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेयर में कैसे जो है वाटर वेपर्स जाते हैं फ्रॉम द लिक्विड वाटर, आपके वाटर वेपर कैसे बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। अभी हमने बात की कि हमारे इवापोरेशन प्रोसेस से और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर वेपर जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है तो क्या हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन ये है कि जो ये वाटर वेपर का, ये अभी हमने वाटर जो है हमेशा के लिए खो दिया? नहीं, ये जो एटमॉस्फेयर में वाटर वाटर वेपर्स के फॉर्म में गया है, वी गेट इट बैक अगेन। तो लेट्स सी हाउ हाउ वी गेट इट अगेन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वाटर वेपर्स गए हैं, तो जब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हीं लिक्विड ड्रॉपलेट्स से क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। ये जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं टाइनी एयर पार्टिकल्स पे फॉर्म होती हैं लाइक डस्ट, और एटमॉस्फेयर में एयर में फ्लोट करती रहती हैं जो हमें बादलों की तरह दिखाई देती हैं। दे अपीयर लाइक द क्लाउड्स। अब देखते हैं कि कैसे जो है ये आपका वाटर वेपर्स जो है कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक उस प्रोसेस का नाम है जहाँ पे वाटर वेपर्स कन्वर्ट होते हैं
into the liquid water। यहाँ पे हम समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये आपका लिक्विड वाटर है। अगर हम इसको हीट दे देंगे, अगर इसको हीट सप्लाई होगी, चाहे वो आपकी गैस स्टोव से हीट हो, चाहे सनलाइट से हो, तो ये लिक्विड वेपर आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिक्विड में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल फिर भी पास पास में रहते हैं, बट वाटर जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो यहाँ से जब आपका लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को हमने बोला इवेपोरेशन। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मान लो कम हो जाता है, ये वाटर वेपर दूर दूर थे, बट सपोज यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंसेशन प्रोसेस से दे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो यहाँ से ये होता है कंडेंसेशन, और इसी कंडेंसेशन प्रोसेस से आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं या बादल बनते हैं। तो होता क्या है, कंडेंसेशन प्रोसेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। बट हम यहाँ पे समझेंगे कि हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से हायर जाते जाएंगे, एक हाइट के बाद आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि जो हमारा अर्थ का सरफेस है, सरफेस के पास एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे सनलाइट एयर पार्टिकल्स पे गिरेगी, ये पार्टिकल्स सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हमारा सरफेस जो है ज्यादा गर्म हो जाता है। बट जैसे जैसे हम एक हाइट पे जाते जाते हैं, जो नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स है वो कम होंगे। नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स कम होंगे तो सनलाइट का अब्जॉर्प्शन भी कम होगा, तो हमारा एटमॉस्फेयर भी कम गर्म होगा। तो एक पर्टिकुलर हाइट पे एटमॉस्फेयर गेट्स कूलर, और व्हेन द एयर मूव्स अप it gets cooler and cooler, and at a sufficient height air becomes so cool that water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets। समझ में आया कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, एक सफिशिएंट हाइट पे, वहां पे इतना टेम्परेचर कम हो जाता है, एयर पार्टिकल्स इतने कूल हो जाते हैं कि दे स्टार्टेड टू कंडेंस, और कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। तो यहाँ से कैसे जो है ना वाटर ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हुआ, और ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, जो हमने बताया कि एटमॉस्फेयर में एयर में फ्लोट करती रहती हैं, दे अपीयर अस लाइक ए क्लाउड। अच्छा, आपको बहुत आसान सा एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज करो आपने एक ग्लास में वाटर लिया, आप यू टेक हाफ ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें क्या किया, कुछ आइस के पीसेस डाल दिए। आपने पहले आप क्या करना, ग्लास की आउटर सरफेस को अच्छे से पोंछ देना है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप ये देखेंगे कि जो ग्लास का सरफेस है उस पे आपको कुछ वाटर ड्रॉप्स दिखाई देंगे। तो ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आ गए, ये देखिए आपने ग्लास में आइस डाला, तो आपका ग्लास का सरफेस जो कैसा हो गया, कोल्ड हो गया। कोल्ड ग्लास है ना, सरफेस इज कूल। आइस डालने से आपका जो ग्लास सरफेस है वो कूल हो गया, और हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट हैं ही। तो ये वाटर वेपर्स जब कूल सरफेस के कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने कंडेंस होना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आपके कुछ वाटर वेपर्स, मान लो जैसे ये एक वाटर वेपर है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, बट देन सम वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर, वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, तो दे फॉर्म ए ड्रॉप ऑफ वाटर। क्योंकि वो कूल सरफेस के पास आएंगे तो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, एंड दे अपीयर लाइक अ ड्रॉप्स। तो ये किसकी वजह से हुआ, कंडेंसेशन की वजह से। आपने कभी देखा होगा कि ग्राउंड में घास के ऊपर इस तरह से पानी की बूंदें, कभी किसी फसल के ऊपर, कभी पेड़ के ऊपर, तो ये सब किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से होता है। यहाँ तक हमने समझा कि जो है बादल कैसे बनते हैं। अब बादल बनेंगे तो बारिश भी होगी। तो जो ये हमारे क्लाउड्स बने, और क्लाउड्स से फिर जो, क्योंकि वहां पे आपकी जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं, अगर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं, देन दे फॉर्म लार्ज साइज्ड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और some drops of water become so heavy
that they begin to fall due to gravity. और ये जो falling water drops है इनको हम क्या बोलते हैं? Rain. और in special condition it may fall as hail or snow. वो जब जब आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे कूल हो जाए, एयर बहुत ज्यादा कूल हो जाए ना, तो प्रेसिपिटेशन को क्या बोलते हैं? रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. जो रेन ड्रॉप्स हैं दे आर फॉर्म्ड व्हेन द टाइनी क्लाउड ड्रॉपलेट्स ग्रो बिग एनफ टू फॉल आउट ऑफ द क्लाउड्स. मैंने बताया ना कि जब छोटी छोटी जो टाइनी ड्रॉपलेट्स थी वो आपस में मिलके दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म लार्ज साइज ऑफ द water drops. Then they start to fall down on the earth's surface as a rain, sometime as a hail or snow also. तो ये हुआ हमारा कि बारिश कैसे होती है. अब हमने देखा कि जब बारिश हुई तो बारिश से हमारा जो वाटर है अगेन इट कम ऑन अर्थ सरफेस. समटाइम ये हेल और स्नो की फॉर्म में भी आता है. तो फिर हम देखेंगे रन ऑफ. रन ऑफ क्या है? रन ऑफ इज द रेन वाटर that moves across the surface of the earth and flow into rivers, lakes, stream, ocean. सब जगह जाएगा. जो हमारा रेन वाटर है अर्थ सरफेस पे सब जगह जाएगा. तो अब हम पूछना चाह रहे हैं कि what happens to the water that rain and snow brings to different region of the earth. हमारे अर्थ के डिफरेंट रीजन पे बारिश हुई, स्नो गिरी. तो देखिए क्या है कि अगर हम बात करें ऑलमोस्ट ऑल द लैंड सरफेसेस दे आर अबव द लेवल ऑफ द ओशन. उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो इट गोज बैक टू द ओशन. वापस कहीं ना किसी तरह से ओशन में चला ही जाता है बारिश का पानी. अब हम देख लेते हैं कैसे ओशन में जाएगा. तो देर आर द डिफरेंट वेज by which this water goes to the ocean. देखिए अगर हम इनकी बात करें तो जैसे कुछ वाटर जो है आपका लैंड पे गिर रहा है एज रेन एंड इट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. आपका पानी जो है नदियों से नालों से बहता हुआ जाएगा. और जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है दे कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन द लैंड एंड अल्टीमेटली कहाँ जाती हैं? अल्टीमेटली दे फॉल इनटू ए सी और एन ओशन. जब आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं एट द एंड वो कहाँ गिरती हैं? सी या ओशन में. However, water of some rivers flow into lake also. इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो लेक होते हैं वहां पे भी रिवर वाटर जाता है. बट जो आपकी रिवर है अगर हम देखें कि अल्टीमेटली दे फॉल इनटू ए सी और सी इनटू ओशन. तो हमारा पानी कैसे ओशन में पहुंचा? क्योंकि जब बहुत सारी बारिश होगी, नदियां ओवरफ्लो करती हैं, जब बाढ़ आती है तब भी पानी हमारा कहाँ जाता है? अल्टीमेटली दिस वाटर गोज इनटू ओशन. अच्छा, यहाँ पे जैसे हमारी माउंटेन जो जितने भी माउंटेन्स हैं उन पे स्नो रहती है और जब ये स्नो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होती है तो अगेन ये वाटर किस में जाएगा? नदियों में जाएगा, स्ट्रीम्स में जाएगा. दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर. रेन वाटर ऑल्सो फिल अप लेक्स एंड पॉन्ड्स. और हमने बताया कि लेक्स और पॉन्ड्स से भी मतलब कुछ वाटर हम यूज करते हैं बट इवापोरेशन प्रोसेस से आपका एटमॉस्फेयर में जाता है. A part of rain water gets absorbed by the ground also and it seems to disappear in the soil. अब सोयल में चला गया. अब ग्राउंड वाटर को कौन यूज करता है? जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो कौन सा वाटर यूज करते हैं? ग्राउंड वाटर यूज करते हैं. क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो ये सब ग्राउंड वाटर यूज करते हैं. देन ये एटमोस्फेयर में कैसे आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो हमने ये पढ़ा था कि सम ऑफ द वाटर इज ब्रोट बैक टू द एयर. एटमॉस्फेयर में कैसे आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन. जो रेस्ट है सिप्स इनटू द ग्राउंड एंड मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर. ये सारा हम क्या पढ़ रहे हैं? वाटर साइकिल के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं कि जब बारिश हुई पानी कहाँ कहाँ गया. उसके बाद जो ग्राउंड वाटर है हमें पता है दिस इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल and it is also the groundwater which is drawn by a hand pump or a tube well. उसके बाद हमने ये देखा कि हमारा जो रेन वाटर है वो अर्थ में कहाँ कहाँ पे मतलब हमें पानी की अवेलेबिलिटी हुई. रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर.
उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर में गया बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अगेन हमने साइकिल पढ़ ही लिया है कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बाद हमारा कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगी, अगेन हमारी बारिश होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि वी नो दैट water brought back to the surface of earth by rain, hail or snow, it goes back to oceans। ये हमने देखा ना कि जब बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन क्या था कि आपका जब बादल बन के जो बारिश होती है दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो ये आपका जो एटमॉस्फेयर में जो पानी था वो अर्थ सरफेस पे आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल और स्नो। और ये देखिए कहीं रिवर से, कहीं स्ट्रीम से, लेक से, सरफेस रन ऑफ से ये आपका वाटर जो है आपका जाएगा ओशन में। फिर ओशन, लेक्स, स्ट्रीम इन सब से इवापोरेशन प्रोसेस से आपका जाएगा एटमॉस्फेयर में। कुछ वाटर आपका जाता है ग्राउंड में जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स जो है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन रिलीज वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, फिर से आफ्टर कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब बारिश होगी। Thus, water from the ocean and the surface of earth goes into air as vapors and returns as rain, hail or snow and finally goes back to the ocean। तो ये water circulation चलता रहता है। The circulation of water in this manner is known as water cycle। जो circulation of water between ocean and land, this is a continuous process and this maintain the supply of water on land। So this is all about water cycle. Thanks for watching the video. Jai Hind.